गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग एलटी ग्रेड टीजीटी जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जा रही है उसमें सोशल साइंस विषय जिसकी परीक्षा 17 जनवरी 2026 है, उस पर हम लोग मॉडल पेपर आज करेंगे। एक मॉडल पेपर हम लोगों ने कर लिया है। यह मॉडल पेपर उसमें जो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 में से 2 आपको ऑप्ट करना होता है। उसमें से इतिहास पर करेंगे। इतिहास के 60 क्वेश्चन आज हम लोग लेंगे और हूबहू जिस तरह से जिस पैटर्न पर यूपीपीएससी पूछता है उसी पैटर्न पर प्री परीक्षा आपकी जो होगी उसी पैटर्न पर मॉडल पेपर है पूरी तरह से। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस मॉडल पेपर को समझेंगे। इसके लिए करना क्या है कि जब हम प्रश्न पढ़ेंगे, आपके सामने जब प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर आप लोग देंगे और उस उत्तर से हम मिलान करेंगे आपका उत्तर सही है कि गलत है। और जितना आप सही उत्तर करेंगे सफलता के उतने करीब पहुंचेंगे। एक बात। दूसरी बात, आपको उन्हीं प्रश्नों को उत्तर देना है जिनके उत्तर आपको पूरी तरह से पता हो, क्योंकि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग है। आप सबको पता है, विदित है ये बात। तो चलो हम लोग अपना शुरू करते हैं मॉडल पेपर। उससे पहले आप लोग गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, जिससे इस चैनल का विस्तार होगा और आपके जो परिचित होंगे उन सबको भी इस चैनल के बारे में पता चलेगा। जो कंटेंट दिया जा रहा है, मॉडल पेपर दिया जा रहा है, उसका पता चलेगा। तो आइए हम लोग जो है आज शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर नंबर 2, जो यूपीएससी के वर्ष 2018 की परीक्षा के पैटर्न पर पूर्णतः बेस्ड है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम हिस्ट्री का करेंगे, सिविक्स का नहीं कर रहे हैं और हिस्ट्री पर ही जो है आज बात की जाएगी। तो चलिए हम लोग आज जो है अपना पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक्स-ला-सापल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ये प्रश्न है। अब उसमें 4 विकल्प दिए हैं। ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। अब आपको उत्तर देना है। तो आप सब जानते हैं कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार अन्य कई मुद्दों के साथ में एक मुद्दा यह भी था कर्नाटक युद्ध का। ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार के मुद्दे पर फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के सामने आ गए, उसकी परिणति भारत में हुई। दोनों एक दूसरे के आमने सामने कर्नाटक युद्ध हुआ और इस युद्ध में ये शुरू हुआ 46 से 48 तक चला और फिर 48 में 1748 में यूरोप में जाकर के फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य ला-सापल, एक्स-ला-सापल की संधि हो गई। एक्स-ला-सापल महल था, वहां पर संधि हुई थी, संधि हो गई। उस संधि के बाद क्या हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध। जिन लोगों ने विकल्प में क्या लगाया है, ए लगाया है, उनका उत्तर पूरी तरह से पूर्णतः सही है। समझ गए। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। अगला प्रश्न है नंबर 2, किस संधि के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया? 4 विकल्प हैं, बताइए। सालबाई की संधि में, एक मंगलौर की संधि में, श्रीरंगपट्टनम की संधि में, बनारस की संधि में। क्या उत्तर हो सकता है इसका? हाँ, इसका जिन लोगों ने उत्तर सी मारा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, वह जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता रहता है, बात कब की है, 1790 से 92 के बीच में। फिर 92 में होती है
1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और उस संधि में टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना होता है। फिर अंग्रेज जो है उस राज्य को अपने सहयोगियों को बांटने की बात रखते हैं और उस श्रीरंगपट्टनम की संधि में इसके बाद जो है टीपू जो है पूरी तरह से जो है पराजित होता है। यद्यप उसके बाद जाकर के 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। तो उसी समय कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। प्रश्न नंबर 3 है, आइए देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में सही है? बात किसकी हो रही है? अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था की। इस पर प्रश्न है, आप लोग देखिए। इनमें भूमि का स्वामी जमींदार को मान लिया गया तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया। इसमें जमींदार लगान के 11वां भाग अपने पास रखता था, शेष भाग कंपनी के खजाने में जमा करता था। यह संपूर्ण भारत के 19% भाग में थी। क्या होगा सही उत्तर इसका? इसमें देखिए, अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था, यही है जिसको कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। 1790 में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में लाया थे, 1793 में उसको अस्थाई व्यवस्था में बदल दिया था। इसमें भूमि का स्वामी जमींदारों को मान लिया था और उसी के साथ में व्यवस्था की थी, सही है। दूसरा क्या था कि जमींदार करेंगे लगान की वसूली करेंगे, 11वां भाग अपने पास रखेंगे, शेष जो बच रहा है वो खजाने में जमा करेंगे। और यह जो है संपूर्ण भारत के 19% भाग में लागू था। और इसके बाद आपको 2 और व्यवस्था है, जो महलवाड़ी है और रैयतवाड़ी है, उसमें भी देख लेना है किसने प्रारंभ किया है और कितने प्रतिशत भागों पर वो लगी थी। ठीक है, आइए, हाँ, इसका उत्तर जान लीजिए। इसका उत्तर है डी को टिक करिए, ए बी 1 2 3 इसमें है। चौथा है 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1901 में कहां प्रस्तुत किया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसने किया था बताइए? सरल प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, गोपाल कृष्ण गोखले। 1901 की बात हो रही है, इंपीरियल पर हुआ है। इसको प्रस्तुत किया था, विकल्प सी जिन लोगों ने लगाया है उनका सही है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले अपने लेख इंग्लैंड डेफ टू इंडिया में इसको बताया था। फिर बाद में अब एक पुस्तक निकाला है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें पूरे विस्तार से बताया था। लेकिन इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट भाषण करते समय सबसे पहले प्रस्तुत करने की बात है। यहां ट्रिक है, इसको समझिएगा तो इसमें उत्तर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय एवं चीन के साथ व्यापार सहित कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। दूसरा है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय एवं चीन के व्यापार रहित कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। अब कूट दिए गए, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा गलत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अब इस प्रश्न को अगर आप सही करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। समझ रहे हैं? तो इसमें देखिए उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आप कहेंगे ये कैसे ना, आप कहेंगे ये कैसे? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार सहित नहीं रहित,
चाय का व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़ करके शेष व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, इसलिए ये गलत है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय और चीन के व्यापार रहित कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट में ये सब खत्म कर दिया गया था चाय और चीन के साथ में, इसलिए दोनों विकल्प इसमें गलत हैं। उत्तर इसका डी जिन लोगों ने लगाया है उन सबका पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न और प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख और हिंदू पर गोरखा, उन दोनों पर सिख पर हिंदू, उन दोनों पर गोरखा बिना हिचक के गोली दाग सके। यह कथन निम्नांकित में से किसका कथन है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लिटन, सी चार्ल्स वुड, डी है लॉर्ड डलहौजी। बताइए ये किसका कथन है? ए जिन लोगों ने सी लगाया है चार्ल्स वुड का है। चार्ल्स वुड को के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने 1854 में ना शिक्षा का मैग्ना कार्टा दिया था। शिक्षा का मैग्ना कार्टा के लिए फेमस है, उसको चार्ल्स वुड का डिस्पैच भी कहते हैं। डलहौजी के समय में इन्होंने किया था, दिया था इसको, और इसने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए व्यापक पैमाने पर सुझाव दिए और सभी सुझाव को माना भी गया। समझ रहे हैं, इन्होंने बात कही थी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण नहीं था। देखो नहीं पर ध्यान देना है ना, नहीं पर क्या करना है, ध्यान देना है। भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में कार्य करना था। इनफील्ड राइफलों का आरंभ करना, भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों में बहुत अधिक असमानता, सभी भारतीयों को औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? आइए इसका देख लेते हैं। आप लोगों ने जो उत्तर लगाया है उस पर भी बात हो जाएगी। भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में कार्य करना था ना, इसका विरोध करते थे क्योंकि भारतीय परंपरा में माना जाता था समुद्र पार करने के बाद अपवित्र हो जाते हैं, और जो सैनिक बाहर देशों में लड़ने जाते थे लौट के आते थे, समाज में उनकी इज्जत बहुत अच्छी नहीं रहती थी। एक कारण था। नहीं पूछ रहा है। इनफील्ड राइफलों का प्रयोग, ब्राउन बेस राइफलों को हटा करके इनफील्ड राइफल लाई गई थी, और जिनको जो है मुंह से कारतूस पर जो चर्बी लगी थी उसको मुंह से हटाना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों उसको विरोध करते थे क्योंकि उसमें माना जाता था गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों में बहुत अधिक असमानता थी। असमानता थी वेतन के स्तर पर, सम्मान के स्तर पर, और उनकी पद नियुक्ति के स्तर पर। स्ट्रेटेजिक जो मामले थे वहां पर भारतीय सैनिकों को नियुक्त नहीं किया जाता था, इसलिए अपमानित महसूस करते थे। सभी भारतीयों को औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा सभी भारतीयों में इच्छा थी। ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के जो विद्रोही थे उनको आप देखेंगे सब अपने अपने व्यक्तिगत कारणों से लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी पेंशन के लिए लड़ रही थी, और जगदीश बाबू अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। इस तरह से सबके जो है अपने अपने हित थे, लेकिन उन सबका साझा जो शत्रु था वो ब्रिटिश सरकार थी, कंपनी थी, इसलिए सब कंपनी के विरोध में एकजुट थे। इसलिए जिन लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका ऑप्शन पूरी तरह से सही है, पूर्णतः सही है। आइए देखिए एक क्वेश्चन है 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची ए में दिया गया है 1857 विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता। सूची 2 में दिया गया है कि अंततः उनके साथ क्या हुआ था, बताएं उत्तर। चलें मिलाएं। रानी लक्ष्मीबाई क्या हुआ था, युद्ध में जो है मारी गई थी ना, जिसके बारे में जो है अंग्रेज जो है सेनापति ने कहा था कि यहाँ हीरोज ने कि यहाँ जो लोग मरे हुए हैं उसमें एक मर्द है ना, रानी लक्ष्मीबाई। तात्या तोपे के साथ क्या हुआ था, गिरफ्तार किए गए और फांसी पर लटका दिए गए। नाना साहब नेपाल निर्वासित हो गए थे। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। इस तरह से देखिए, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। वह विकल्प जिसमें 4 3 2 1 4 3 2 1 है। ऑप्शन सी, जिन लोगों ने, जिन प्रतियोगियों ने, जिन विद्यार्थियों ने सी विकल्प को चूज किया है, लगाया है, वो पूरी तरह से सही हैं और उनकी तैयारी बहुत बेहतर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। नरबल प्रथा उन्मूलन अभियान से सर्वाधिक संबंधित अधिकारी कौन थे? 4 विकल्प हैं, मैकाले, कैम्पबेल, आउट्रम, एल्फिंस्टन। बताइए। नरबल को समाप्त करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है गवर्नर जनरल हार्डिंग प्रथम का, और हार्डिंग प्रथम ने जो है नियुक्त की कैम्पबेल की, इसलिए ऑप्शन 20 का क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और कैम्पबेल ने 1844-45 में पूरी तरह से नरबल को समाप्त करा दिया। समझ गए? इसका क्या उत्तर होगा? उत्तर बी होगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किसने किया था स्वराज को, स्वदेश को? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था, और उत्तर क्या है इसका? बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में एक संगठन, एक संस्था स्थापित की थी। क्या नाम था? आर्य समाज। ये आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनकी एक पुस्तक है जो सबसे प्रसिद्ध है, सत्यार्थ प्रकाश ना। और इनके बारे इनका एक कथन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछता है, उसको भी देख लीजिएगा कि वेदों की ओर लौटो, की ओर लौटो, बैक टू वेदाज किसने कहा था? समझ में आया? इतनी चीजें अतिरिक्त भी देख लीजिएगा इसी के साथ में। आइए क्वेश्चन नंबर 11। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सूची में व्यक्ति दिया है और सूची दूसरी सूची में क्या दिया है? कार्य दिया है। देख लीजिए एक बार। अब चर्चा करते हैं ताकि आपको उत्तर मिले। आप जो उत्तर लगा रहे हैं उसको भी देख लें। के धरालू नायडू, इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी, सही है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, सही है। बाबा राम सिंह, इन्होंने नामधारी समाज की स्थापना की थी, ये सही है। 3 सही हो गया। अब चौथा सही है कि गलत है उसका भी परीक्षण कर लिया जाए।
तो स्वामी विवेकानंद, इनके आगे लिखा गया है परमहंस मंडली। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। इसलिए कह रहा है कि सुमेलित, यहां जाइएगा प्रश्न में ना, कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये डी वाला सुमेलित नहीं है। जिन लोगों ने इसको लगाया है वो पूरी तरह से सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12। अक्टूबर 1929 ईस्वी के लॉर्ड इरविन के भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की घोषणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लॉर्ड इरविन ने क्या किया था? घोषणा की थी। कब की थी? अक्टूबर 1929 को डोमिनियन स्टेटस देने का। तो उसका अन्य क्या नाम? दशहरा, घोषणा, दीपावली, होली, ईद, बताएं। इसको दीपावली या दिवाली घोषणा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया, यह घोषणा जिस दिन की गई थी उस दिन दीपावली थी। दीपावली थी, इसलिए इस घोषणा को क्या कहते हैं? दिवाली घोषणा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं 4, उनमें कौन से किए गए हैं कार्य वो भी दिए गए हैं। अब जो है इसको समझिए। काकीनाडा, लाहौर, कराची, हरिपुरा। तो आइए इसको देखते हैं। काकीनाडा में जो 1923 में हुआ था, अखिल भारतीय खादी बोर्ड का गठन किया गया था। लाहौर का अधिवेशन 1929 में सबसे फेमस अधिवेशनों में है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह परीक्षा में तो बहुत बार पूछता है आपके। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसमें मौलिक अधिकारों एवं आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यह भी आपको पता रहना चाहिए। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस बने थे। सुभाष चंद्र बोस थे। और इसको जो नियोजन समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब आइए इसको मिला लेते हैं। काकीनाडा 2, लाहौर 1, कराची 4 और हरिपुरा 3। 2 1 4 3 उन्होंने 2 1 4 3 ऑप्शन सी को मारा है। उनका उत्तर पूरी तरह से सही है। इसको करने के बाद आप इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं इसमें सब महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? फर्स्ट है, 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया। दूसरा, 9 अगस्त 42 को अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर ली। बताइए, ये 2 दिया है, ये सही है। 8 अगस्त को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पास किया गया था। 8 तारीख को ही गांधी जी का भाषण हुआ, करो या मरो का नारा दिया था ग्वालियर टैंक के मैदान में। उसके बाद अगली 9 तारीख को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों इसमें सही हैं। अब ऑप्शन सी पर आप जाएंगे तो इसमें देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों।
तो इस यहां से आपको जो है बहुत सी चीजें मिलेंगे भी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। आइए प्रश्न 15 है, नवंबर 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के सैनिकों में अधिकारियों पर चले मुकदमों की पैरवी में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में शामिल वकील थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू। हुआ क्या था कि दिल्ली के लाल किले पर आजाद हिंद के फौजियों और उनके जो कर्नल वगैरह थे इन पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था और उस मुकदमे को पैरवी करने के लिए भोला भाई देसाई के नेतृत्व में एक वकीलों की टीम गठित हुई थी। उस टीम में कौन कौन था, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताएं। और उस पैरवी में अंततः जो है सैनिक हार गए थे, लेकिन बाद में फिर जो है गवर्नर जनरल ने, वायसराय ने जो है अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उनको छोड़ दिया था। तो इसमें तेज बहादुर सप्रू, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में सप्रू, नेहरू, आसफ अली, काटजू, ये सब जो है उस मुकदमे को लड़े थे। इसलिए ऑप्शन डी में आइए, आपको चारों मिलेंगे। समझ गए? आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के बेताज बादशाह की पदवी किसको प्रदान की जाती है? अब इस तरह के क्वेश्चन पर तुरंत जाइए ताकि अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बचेगा ना। कौन है भारत के बेताज बादशाह? बाल गंगाधर तिलक ना। सबसे पहले पत्रकारिता में जेल गए हैं, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है, होम रूल लीग आंदोलन चलाया है, भारत स्वशासन का आंदोलन चलाया है ना। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन है 17, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। एक या दो क्वेश्चन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इस तरह से देता है जिसमें नजदीक नजदीक की तारीखें, डेटें रहती हैं। इसी तरह प्रश्न है कि जब कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत सरकार का गठन करना हुआ तो किस तारीख को हुआ था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सरकार के गठन की जो घोषणा है, घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को, और सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। जिन लोगों ने ऑप्शन सी पर टिक किया है उनका पूरी तरह से उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर, पहला मुसलमान जिन्होंने संस्कृत सीखा तथा गीता व पुराणों का अध्ययन किया, बताइए। मिनहाज सिराज हैं, अलबरूनी, अबू नसरुतबी, अबुल फजल बैहाकी, कौन है? सर्वप्रथम बात करें, पहला मुसलमान था, संस्कृत सीखा, गीता और पुराणों का अध्ययन किया, बताएं इसमें सही उत्तर क्या लग रहा है? क्या आपने पढ़ा है? सही उत्तर क्या है? अलबरूनी है, ऑप्शन बी है। अलबरूनी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो भी आपको पता हो, अरबी में लिखी गई है, तहकीक हिंद या तारीख हिंद, उसको भी आपको जानना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पर चलते हैं। मोहम्मद गोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या हैं? फर्स्ट है, उसे 1178 ईस्वी में अपनी मां नायिका देवी के नेतृत्व में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया। दूसरा है, उसने 1191 ईस्वी के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, बताइए। सरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा है, इसमें गलती की संभावना न्यूनतम होनी चाहिए। अगर इस तरह के प्रश्न आपने ध्यान से नहीं पढ़ा और आपने गलत कर दिया तो फिर आप दूसरे प्रतियोगियों से निश्चित तौर पर बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि हम परीक्षा में तब फेल होते हैं जब हम सरल क्वेश्चन को गलत करते हैं। कठिन क्वेश्चन तो सबके लिए कठिन होता है, समझ रहे हैं। इसमें जिन लोगों ने ए उत्तर को मारा है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, वो सही है,
और जिन लोगों ने इसके अलावा कोई उत्तर का चयन किया है वो गलत हैं और माइनस मार्किंग के भागीदार होंगे, उनको माइनस मार्किंग मिलेगी इस प्रश्न पर। पहला देखिए 1178 में गुजरात के भीम द्वितीय ने पराजित किया था। इस तरह के प्रश्न बनते रहे हैं। ये कह रहा है 1191, जबकि 1192 का जो तराइन का प्रथम युद्ध है ना, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था, इसलिए ये गलत है और फर्स्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, निम्नलिखित किस सुल्तान को मकबरों का पितामह कहा जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी। बताएं किस सुल्तान को मकबरों का पितामह कहा जाता है? एक लाइन का प्रश्न है, कठिन प्रश्नों में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इन्होंने जो है अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका मकबरा बनाया, सुल्तानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है दिल्ली में। इन्हें ही इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? मकबरों का पितामह। समझ रहे हैं? हम लोग जो है मकबरों का काल ना लोधी काल को मानते हैं, तुगलक काल को मानते हैं, लेकिन मकबरों का पितामह इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबते खुदाई एवं जिले इलाही घोषित किया? बताइए। निबायते खुदाई माने ईश्वर का प्रतिनिधि, जिले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, प्रतिछाया। याद आया ना? देखिए क्वेश्चन सरल है, बस आपको ध्यान देना है और जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करना है और तब जाकर आप उत्तर मानेंगे तो आएगा ऑप्शन ए ना। बलबन ने जो अपना राजत्व सिद्धांत दिया है उसमें उसने जो है एक तो उसका ईरान के ससानी शासक पर आधारित अर्धदैवी मानता है ना, दूसरा उसने कुलीनता पर बल दिया है, न्याय पर बल दिया है ना। तो ये है बलबन से संबंधित। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। करा तैमूर का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय, बहमनी राज्य की स्थापना, बहाबुद्दीन गुरशास्प का विद्रोह। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन इस तरह से 2 या 3 प्रश्न आपकी प्री परीक्षा में रखे हुए हैं, इसी मोड पर आपको बने मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398-99 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय बहुत फेमस विजय है ना। चित्तौड़ के जीतने के बाद उसने चित्तौड़ का नाम अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर ना खिजराबाद रखा था। बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, आपके महत्वपूर्ण तथ्य है। 1303 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1346-47 ईस्वी में हुआ था। बहाउद्दीन गुरशस्प का विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1327-28 में हुआ था। अब आपको सबके सन मिल गए। इस तरह के प्रश्न के लिए आप तैयार भी रहिएगा क्योंकि निश्चित तौर पर आपको वहां मिलने वाला है। तो चलो क्रम कर लेते हैं। सबसे पहले 1313 है तो 2 हो जाएगा, उसके बाद है 1327-28 है ना तो 4 हो जाएगा, उसके बाद है 1346 3 हो जाएगा,
उसके बाद है तैमूर का आक्रमण, 1 हो जाएगा। 2-4-3-1, 2-4-3-1 देखिए ऑप्शन बी। इस कठिन क्वेश्चन को जिन विद्यार्थियों ने प्रतियोगियों ने पार कर लिया होगा उनकी प्री की नैया निश्चित तौर पर पार हो जाएगी, समझ रहे हैं। चलिए 23 है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। अब पहले विकल्प में पानीपत का प्रथम युद्ध है, ताकि आप कंफ्यूज होकर उसको मारें और गलत कर लें, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर सेट करते हैं वो आपके मनोभाव को पढ़ते हैं कि सबसे पहले कहां जाएगा, समझ रहे हैं। बाबर के लिए भारत में सबसे बड़ी चुनौती पानीपत का युद्ध नहीं था, सबसे बड़ी चुनौती था राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था 1527 में, सांगा के साथ में। और उस युद्ध को जीतने के लिए जब पानीपत के युद्ध के बाद 26 में हुआ, 27 में हुआ, जो जीतना चाहता था, जबकि उसके सैनिक परेशान थे, थक गए थे, वापस जाना चाहते थे और अब वो भारत में रुकना चाहता था बाबर, तब उसकी लड़ाई हुई थी, खानवा का युद्ध था। ऑप्शन बी, जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने टिक किया है उनका सही है। अब इसी युद्ध के बाद उसने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पाइए, शेर शाह की लगान व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। उसका लगान व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। सेकंड है, उसके द्वारा प्रारंभ पट्टा एवं कबूलियत राज्य एवं किसान के बीच एक समझौता था। बताएं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके बताएं, एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। और आपकी परीक्षा में मान के चलिए शेर शाह सूरी अकबर इन सब जगह से एक न कोई न कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसलिए आप तैयार रहिए। रैयतवाड़ी था, किसानों से डायरेक्ट संपर्क स्थापित किया था, सही है। और उसने पहला सुल्तान था, पहला शासक था जिसने किसान और राज्य के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए पट्टा और कबूलियत लाया था, इसलिए इसमें दोनों सही है। और जिन लोगों ने ऑप्शन सी को सही किया है वह पूरी तरह से सही है, ये राइट चॉइस है उनकी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर ने किस जैन विद्वान को युग प्रधान की उपाधि दी। देखिए, हीर विजय सूरी, जिनचंद सूरी, विजय सिंह सूरी, बताइए इसमें सही उत्तर क्या बनेगा, क्या लग रहा है आप लोगों को। युग प्रधान की बात हो रही है, तो युग प्रधान की जो उपाधि है अकबर ने दिया था जिनचंद सूरी को। अकबर ने जो है जो 1575 में इबादत खाना स्थापित किया था, 78 में सब धर्मों को लिए जब छोड़ दिया, तो ये जो लोग हैं जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हीर विजय सूरी को उसने जगत गुरु की उपाधि दी थी, जगत गुरु की ना। जिनचंद सूरी को युग प्रधान की, विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की। मान ले अगली परीक्षा में इस तरह से पूछ ले तो आपको पता रहेगा, काली सरस्वती की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। शाहजादा सलीम का विद्रोह, अकबर का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह, बताइए। अब आपको देखने से लग रहा होगा जितने भी राजकुमार थे सबने विद्रोह किया ना, और उन विद्रोहों का कालक्रम क्या था, तो कौन किसके खिलाफ किया उससे भी आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। शाहजादा सलीम का विद्रोह अकबर के खिलाफ था, 1599 से 1602 तक चला। 1602 में जो है इन्हीं के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी, जिसमें बहुत क्रोधित हुआ था अकबर। बाद में उसकी अकबर ने सलीम की मानसिक चिकित्सा भी करवाई है, समझ रहे हैं। अकबर का विद्रोह, ये अकबर नहीं है, ये अकबर कौन है, औरंगजेब के पुत्र हैं, जिन्होंने 1781 ईस्वी में विद्रोह किया था।
खुसरो जहांगीर के समय में उसका पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था, पहला विद्रोह था 1606 में। खुर्रम, खुर्रम किसको कहते हैं? शाहजहां को ही खुर्रम कहते हैं। और शाहजहां ने 1623-24 में विद्रोह किया था, अभियान पर जाने से जहांगीर को मना कर दिया था। अब आइए इसका क्रम कर लेते हैं। सबसे पहले 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, फिर 2 है। 1 3 4 2। देखिए इसमें कौन सा है? सी ना। सही लग रहे होंगे प्रश्न आपको? दिमाग पर जोर देना पड़ रहा होगा ना। 27 है क्वेश्चन नंबर। पच्चीकारी पित्रादुरा जो स्थापत्य का एक चारित्रिक विशिष्ट लक्षण है, वह भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था। किसके काल में पित्रादुरा पच्चीकारी शुरू हुई? पच्चीकारी मतलब पत्थर है, तो पत्थर के बीच में जो है धातु या आभूषण या और कुछ पत्थर लगा देना, पच्चीकारी है। तो पच्चीकारी की शुरुआत किसके समय हुई थी बताइए? इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं। एक प्रश्न आता है कि पच्चीकारी या पित्रादुरा का पहला उदाहरण क्या है ना। तो पहला उदाहरण क्या है? एतमादुद्दौला का मकबरा है, जिसको इनकी बिटिया नूरजहां ने बनवाया था। इसी में सबसे पहले जो है मुगल काल में पच्चीकारी का प्रयोग हुआ है। और किसके काल की बात है? जहांगीर के काल की। ऑप्शन डी इसका है, करेक्ट ऑप्शन है। जिन लोगों ने किया है वो देख लें, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कर दीजिए। विदेशी यात्री हैं और किसके शासन काल में आए हैं? ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का बहुत पसंदीदा प्रश्नों में है। विदेशी यात्री पूछ लेता है किसके शासन काल में आए हैं, तो ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। एक बार देख लीजिए प्रश्न को, फिर हम लोग इस पर विचार करते हैं ना। राल्फ फिच आए थे अकबर के समय, वर्नियर आए थे औरंगजेब के समय, सिद्दी अली रईस आए थे हुमायूं के समय, टॉमस रो के बारे में सबको पता है, जहांगीर के समय आए थे। अब इसका सही क्रम कर लेते हैं। राल्फ फिंच आए 2, वर्नियर आए 4 ना, सिद्दी अली रईस 1, थॉमस रो 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 किसमें है? सी, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जिन लोगों ने लगाया है वो अपना एक प्रश्न सही वाले में जोड़ ले। जिन लोगों ने नहीं लगाया है वो अपना 0.33 घटा लें उसमें से। एक और क्वेश्चन देखिए 29। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पुस्तकें दी गई हैं और उसके रचनाकार दिए गए हैं ना। सरल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? आपको धैर्य बनाना है और 1-2 पुस्तकें पकड़ लेना है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। तारीख रशीदी मिर्जा हैदर तोगलाक या दोगलाक ने लिखा था। तारीख शेरशाही शेरशाह के समय में अब्बास खां शेरवानी लिखा था। तारीख दिलकुशा, इसको नक्श दिलकुशा भी बोलते हैं, जो औरंगजेब के समय में भीमसेन कायस्थ बुरहानपुरी ने लिखा था। इस तरह से आप देखिए, पहले में कौन सा है? 4 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है। 4 1 2 3, इसमें देखिए कोई विकल्प है जिसमें 4 1 2 3 हो? ऑप्शन डी है, इसमें डी विकल्प है ना। कठिन नहीं है, बस आपका रिवीजन अगर हुआ रहेगा तो आप तुरंत उन पुस्तकों तक चले जाएंगे। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विजयनगर के किस शासक ने चीन
मालाबार एवं सीलोन के राजनयिक संबंध स्थापित किए एवं चीन में एक दूत मंडल भेजा। बताइए, विजयनगर हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय। चीन में एक दूत मंडल भेजा था बुक्का प्रथम ने, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य हैं, जब बहमनी साम्राज्य का विघटन होता है तो उसके बाद जो है जो 4-5 राज्य बनते हैं उसमें से 4 राज्यों को दिया है और संस्थापक वंश कौन से थे उनके नाम है। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसको आपको गलत नहीं करना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है परीक्षा में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बताइए इसका उत्तर। बीदर, बीदर में वरीद शाही, बीदर में क्या है, वरीद शाही। बीजापुर, बीजापुर में आदिल शाही। अहमदनगर में निजाम शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही। समझ रहे हैं? तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1। अब आप कूट में देखिए, कूट में 4 3 2 1 किसमें है? 4 3 2 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए डी को सही कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। सुल्तान उल अरिफीन की उपाधि धारण करने वाले सूफी संत थे? मुइनुद्दीन चिश्ती थे, हमीदुन नागौरी, नजमुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। बताइए, सरल क्वेश्चन है और परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। आप गलत किए तो दूसरे से पीछे गए। सुल्तान उल अराफीन उपाधि जिसको मिली है उसको हिंट दे रहे हैं। महबूब इलाही को उपाधि मिली है, उसी को सुल्तान उल तराकीन की उपाधि है। उसी के योग साधना में इतना फेमस था, योगी सिद्ध भी कहा जाता था। इतने हिंट से आप समझ गए होंगे, ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर पर जाएंगे, विकल्प सी लगाएंगे। सी क्या है? निजामुद्दीन औलिया ना, जिसने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 33। महाराष्ट्र के भक्त आंदोलन के संप्रदायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है या हैं? फर्स्ट है, रहस्यवादियों का प्रथम संप्रदाय वारकरी अर्थात पंढरपुर के विठ्ठल भगवान के भक्तों का है। दूसरा धरकरी भगवान राम के भक्तों का है। बताइए, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है? बताएं। बस इसमें यह रखना है कि जो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन था उसके 2 संप्रदाय थे, एक वारकरी एक धरकरी। वारकरी किसको अपना उपास्य मानता था, अपना देवता मानता था, और धरकरी किसको अपना देवता मानते थे। बस इन्हीं दोनों पर ये प्रश्न है और ए भी सही है और ए भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया है उनका भी सही है। फर्स्ट सही, सेकंड सही, तीसरा जो आपने लगाया आप भी सही ना। आया क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं? हाँ, अब देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें पूछ रहा है 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4, 1 या 4। देखो इस प्रश्न को आप सही कर ले जाते हैं। बस इसने कहा अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान, यही आपको दिया, इसने फंसा। तो आपको क्या करना था, वहां आपको ध्यान ही नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि अस्थि पंजरों से युक्त समाधान। तब आप जाएंगे प्रयागराज के बगल में प्रतापगढ़, जहां महदहा सराय नाहर राय मिलेगा ना। यही 2 जगह से
और एक दमदमा है। मध्यकालीन पाषाणिक स्थल है जहां पर प्रचुर मात्रा में, प्रचुर क्या, बहुत अधिक मात्रा में अस्थिपंजर मिले हैं। तो अगर इसको जिसने समझा और थर्ड और फोर्थ को सही किया, वह जो है प्रश्न बनाने वाले के जाल में फंसने से बच गया और उसका क्वेश्चन सही हो गया, सी वाला ना। और आदमगढ़ के बारे में तो आपको पता है ना, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य है भीलवाड़ा से। और भीमबेटका के बारे में प्रसिद्ध है, अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें उच्च पुरापाषाण काल से चित्र मिलना शुरू होते हैं, मध्य पाषाण काल के चित्र सर्वाधिक मात्रा में है। आइए, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? कायथा, गिल्लुंडहाल, महेश्वर, ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। उसमें से एक स्थल ऐसा था जहां तांबे की इतनी अधिक मात्रा मिलती थी, उस स्थान का नाम ही ताम्रवती रखा गया था। बताइए, प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत हुआ, काम तमाम। समझ रहे हैं? सी इसमें है, जिसने लगाया है उन सबका सही है, आहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 36 आइए, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त होते हैं? पहला विकल्प सिंधु दिया ताकि आप गलत करें, दूसरा सिंधु उसकी सहायक दिया ताकि और गलत करें, फिर आगे सरस्वती, झेलम और यमुना पर रुका है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है ना। सिंधु स्थल घग्घर हरकारा के किनारे, जो सूखी हुई सरस्वती है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया उनका जो है उत्तर सही है, और वो निश्चित तौर पर प्री परीक्षा को पास करेंगे, उनका चयन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा के विनाश का सिद्धांत और उसके समर्थक कौन है? आर्य आक्रमण, नदी प्रवाह परिवर्तन, क्रमशः शुष्कीकरण, निरंतर बाढ़। समझ गए? आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर ने दिया था। इसके साथ में कौन है? आरपी चंद्रा व मार्टिमर व्हीलर। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, इसके समर्थक थे एसटी लैम्ब्रिक। क्रमशः शुष्कीकरण, एम.आर. मुगल। निरंतर बाढ़, डेल्स इसमें जुड़े हुए थे। ये देखिए 3 में रॉबर्ट एल रेक्स व जॉर्ज एफ डेल्स। समझ गए? इसमें आर्य आक्रमण 4 नंबर पर हो गया। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन 1 नंबर पर हो गया, लैम्ब्रिक। क्रमशः शुष्कीकरण, एम.आर. मुगल 2 नंबर पर हो गया। निरंतर बाढ़ 3 नंबर पर हो गया। 4, 1, 2, 3 जिन प्रतियोगियों ने 4, 1, 2, 3 माने विकल्प डी को सही माना है, वो पूर्णतः सही है। समझ गए? आइए, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सबसे पहले इसको गोला करिए, परीक्षा में देखिए नहीं, ताकि दिमाग में छप जाए कि हमको नहीं वाला ढूंढना है ना। हड़प्पा, देख लीजिए प्रश्न, व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था। सही बात है। हड़प्पी लोग देशी और अंतर्देशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे, ये भी सही है। हड़प्पा वासियों का नील नदी घाटी के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, ये नहीं पता है। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से मुहरे प्राप्त हुई हैं, सही बात है। नील नदी घाटी से घनिष्ठ संबंध की पुष्टि नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। जिन्होंने लगाया है वो सही है। आइए, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है? इसको अंडरलाइन करिए, किस अभिलेख की बात कर रहा है? बोगज कोई में।
और 4 विकल्प कौन दिया है? इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, अग्नि, इंद्र, मित्र, नासत्य, मित्र, नासत्य, वरुण। ये देखिए 4 विकल्प हैं। ये बोगज कोई अभिलेख ये एशिया माइनर से मिला है। एशिया माइनर, वर्तमान में इसको आप तुर्की कह सकते हैं, तुर्की कहा जाता है। यहां पर 1400 बीसी का एक अभिलेख मिला है, जिसमें वहां के 2 शासक थे, एक थे मिट्टी, एक थे हित्ती। कौन थे? हित्ती और मित्तानी। इन दोनों में युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद इनमें संधि हुई थी। संधि के एक साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया था, और वो वैदिक देवता थे आपके ऑप्शन ए में, जिन लोगों ने लगाया है ऑप्शन ए, इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। समझ रहे हैं? प्रसिद्ध प्रश्न है, बस आपकी मेमोरी को चेक करना था कि आप कहीं भूल तो नहीं रहे हैं, लापरवाह तो नहीं हो रहे हैं। परीक्षा सर निकट है, 17 जनवरी को परीक्षा हो जाएगी। तब तक के लिए आप अन्य सभी कार्य बंद कर दीजिए। पूरी तरह से अपनी परीक्षा पर केंद्रित हो जाइए। मॉडल पेपर आपके सामने गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की ओर से मैं राजेश पटेल प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको देखिए और अपने फीडबैक भी दीजिए। उसके लिए आपको जो है हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आइए, या गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के ही कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना फीडबैक दीजिए। और किस तरह के प्रश्न आपको चाहिए उसके बारे में बताइए। तो आइए, हमारा मोबाइल नंबर है 92 78 38 95 19। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिस माध्यम से आपको लगे कि आप जो है कुछ चाहते हैं, लाभ अर्जित करना चाहते हैं, परीक्षा को पास करना चाहते हैं, संपर्क आप कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, उपनिषद हैं और प्रसिद्ध सूक्तियां ना, इसमें से कभी पूछ लिया अहम ब्रह्मास्मि, कभी सत्यमेव जयते, ये पूछता रहता है। तो एक साथ में इसको पूछ करके सबसे कठिन प्रश्नों में बनाया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है तत्व त्वमसि। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मांडूक्य उपनिषद में कहा अयम आत्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा है, आत्मा है, आत्मा है, ब्रह्मा है। और मुंडक में कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इसका मतलब 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है, 1 2 3 4। इसको टिक किया, और जिन लोगों ने टिक किया निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। आइए, क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। पांचाल राज्य का राजा अपने जो है ब्राह्मण ना होते हुए भी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास बहुत से जो है विद्वान जाते थे ज्ञान अर्जित करने। उसका नाम पूछ रहा है, तो थे प्रवाहन जवाली ना। ऑप्शन सी इसमें सही है। ये सरल क्वेश्चनों में, इनको जल्दी से करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन 42 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर नहीं आया, अंडरलाइन या गोला इसको बनाइए ताकि आपको पूरी तरह से पता रहे। अब आइए एक बार देख लीजिए, इसमें आप स्वयं से देख लीजिए। चलें, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं निश्चित तौर पर ना। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत्त पिटक में मिलती है। मूलतः कह रहा है, विषय सेम है। अभिधम में क्या करता है, सुत्त पिटक क्या करता है, पहले जो बौद्ध धर्म के उपदेश, बुद्ध के उपदेश हैं, उसका वर्णन करता है।
और इन उपदेशों के दार्शनिक पक्ष की, कौन से पक्ष? दार्शनिक पक्ष की व्याख्या कौन करता है? अभिधम्म करता है। तो सही है कि वही चर्चा मिलती है, वहां उपदेश होता है, वहां दर्शन होता है। बिना पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन किया गया। अब देखिए दार्शनिक की बात कर रहा है, दार्शनिक अवधारणा किसमें है? अभिधम्म पिटक में। विनय पिटक में क्या है? आचरण नियमावली है, आचरण की बात करता है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। और कह रहा गलत कौन है? उत्तर आपको मिल गया। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, हाँ 5 निकाय हैं ना, मध्यम निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, संयुक्त निकाय है, खुद्दक है, 5 है इसमें, सही है। इसमें सी वाला ऑप्शन जिन लोगों ने मारा है, सी वाले विकल्प को जिसने चूज किया है वो निश्चित तौर पर सही किया है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 है, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? ए है हरिहर, बी है महेश्वर, सी है अर्धनारीश्वर, डी है विष्णु लोकेश्वर। क्या है बताइए? यह प्रश्न जो है पहले पूछा भी जा चुका है। और देखिए आपको इस प्रश्न के साथ में ना शिव के जितने रूप हैं, जितने रूपों में पूजा की जाते हैं, चाहे दक्षिणेश्वर मूर्ति हो, अर्धनारीश्वर मूर्ति हो, उन सबको जान कर जाइए, क्योंकि यहां से प्रश्न कठिन बनता है। तो विष्णु को कहते हैं हरि, विष्णु को क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। और शिव भगवान को क्या कहते हैं? हर। और जो हर और हरि मिलेंगे तो क्या बनेंगे? हरिहर। और आपका जो प्रश्न में ऑप्शन ए देखिए क्या है? हरिहर है, इसलिए इसको सही करें, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नामोल्लेख? 16 महाजनपदों की बात है। अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र एवं भागवत पुराण, इंद्रिय जातक, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तर इंद्रिय। अब देखिए यूपी कमीशन का ही प्रश्न है, इतना तामझाम कर दिया है, जबकि सीधा सीधा पूछ लेता ना, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही, बताइए 16 महाजनपद का के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? पूछ रहा है किस जैन ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इन्हीं दोनों मिलती है। ऑप्शन ए आपका सही है, जिसने लगाया है वो पूरी तरह से सही है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस यूनानी लेखक ने सेंट्रोकोट्टस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया? प्रिंसप हो गए, कनिंगम, विलियम जोन्स या मैक्स मूलर। समझ गए? बताइए, सरल क्वेश्चन है, तेजी से चलिएगा तो आगे निकलिएगा। हाँ बताएं बताएं। क्या उत्तर आया? सी आया, विलियम जोन्स। जस्टिन और प्लूटार्क जो यूनानी लेखक थे, इन्होंने सेंट्रोकोट्टस कहा, और इस सेंट्रोकोट्टस का संबंध 1793 में चंद्रगुप्त से, कौन चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त मौर्य से किसने स्थापित किया था? विलियम जोन्स ने, इसलिए विलियम जोन्स जो है सही उत्तर है। समझ गए? 46 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की थी, सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, सबे मनुष्य प्रजा ममा, कहा था? देख लीजिए, आपकी टिप पर होना चाहिए। क्या होगा उसका सही उत्तर? ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए भाई, इसको तो तुरंत बताइए। प्रथम पृथक शिलालेख, ऑप्शन डी।
2 से 3 सेकंड का समय लगना चाहिए इसमें। प्रसिद्ध कथन है, प्रसिद्ध प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, इस पर कितने लोग सही करते हैं, समझ रहे हैं। अब इस प्रश्न को एक चैलेंज के रूप में लीजिए, आप सब लोग देखिए कितने लोगों को उत्तर सही आता है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ए धर्मस्थी फौजदारी न्यायालय था जिसका न्यायाधीश व्यवहारिक होता था। दूसरा था कंटक शोधन दीवानी न्यायालय था जिसका न्यायाधीश प्रतिष्ठा होता था। बताएं कौन सा उत्तर मार रहे हैं आप लोग? सी मार रहे हैं, दोनों सही हैं। अगर सी मार रहे हैं तो तैयार रहिए 1/3 नंबर कटवाने के लिए उस प्रश्न से जो आपका सही है। ये तो आप गलत कर ही रहे हैं और उससे भी आपका कटेगा, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, डी है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। अब कहेंगे कैसे, तो आइए समझते हैं। धर्म स्थीय जो है ये दीवानी न्यायालय था जिसका न्यायाधीश व्यवहारिक, यहां तक सही है, लेकिन ये न्यायालय दीवानी था इसलिए गलत हो गया। कंटक शोधन एक कौन सा था, फौजदारी था, कांटा निकालने वाला। इसलिए इसमें दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी इसमें सही है। सरल क्वेश्चन था, अब ध्यान तो देना ही पड़ेगा भाई ना। क्वेश्चन सरल होगा उसके बाद भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ना, तब आप सही कर पाएंगे। 48 पर आइए, सूची फर्स्ट सेकंड सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये संगमकालीन ग्रंथ हैं, उनके संगम काल के लेखक हैं और उनके ग्रंथ दिए गए हैं ना, बता लेंगे, निश्चित तौर पे बता लेंगे। सरल क्वेश्चन है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट का मामला है और लापरवाही नहीं करना है। हर प्रश्न को चाहे सरल हो चाहे गलत हो, सबके नंबर बराबर होते हैं, इसलिए सबको उतनी ही तवज्जो देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन कठिन है तो क्या ज्यादा नंबर दे देगा? नंबर तो उतना ही देगा ना। तोल्कापियर, तोल्कापियर, तोल्कापियम व्याकरण ग्रंथ है ना। तुर्तक तेवर, तुर्तक तेवर का क्या है, जीवक चिंतामणि। इलांगो आदिगल का क्या है, शिल्पाधिकारम। शतान का क्या है, मणिमेकलय। शतान का पूरा नाम है शीतलय सत्यनार। शीतलय सत्यनार को शतान कहते हैं। इसको ना अगर आप नहीं सही कर पा रहे हैं ना, तो जा करके जो है नोट्स बना के लिख लीजिएगा और रट के जाइएगा एग्जाम में, समझ रहे हैं। तोल्कापियर 2 हो गया, तिरुक तेवर 4 हो गया, इलंगो आदिगल 3 हो गया, शतान 1 हुए। 2 4 3 1, ये देखिए ऑप्शन बी में देखिए 2 4 3 1, ये आपका सही है, समझ रहे हैं। निम्न में से किसने देवराज, देवगुप्त, देवश्री उपाधि धारण की? सरल क्वेश्चन है, तुरंत मारिए उत्तर। इन्हीं को सकारी कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमांक कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। ज्यादा समझाना है नहीं। आइए घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बंगाल में 10 शासन की समाप्ति, इलाहाबाद में कड़ा की संधि, प्लासी का युद्ध, बंदीवास का युद्ध, बताइए। 1772 मान लेते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि, इलाहाबाद कड़ा की संधि भी कहते हैं, 1765। प्लासी का युद्ध पता ही होगा, 1757। बंदीवास का युद्ध 1760। बस टाइम आपको मैनेज करना है और दिमाग को सही रखना है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध हो जाएगा, फिर वांडीवास का हो जाएगा 4, फिर इलाहाबाद की संधि 2, फिर द्वैत शासन की समाप्ति 1 3 4 2 1।
आइए देखिए यहां मिलेगा आपको 3 4 2 1 ऑप्शन सी में रखा है। कठिन क्वेश्चन है कतई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आइए, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे एसोसिएशन। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो संस्थाएं हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तब इस तरह के प्रश्न बनते हैं। हाँ, और उसमें डेटों में कंफ्यूजन होती है, इसलिए यह प्रश्न है। मद्रास महाजन सभा 1884 में बी राघवाचारी ने शुरू किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में मेहता, तैलंग और तैयब। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में ना राणा डे ने। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी ने। अब आइए इसको क्रम कर लेते हैं। सबसे पहले बॉम्बे हो गया, फिर पूना हो गया 70 का, फिर मद्रास हो गया 1, फिर 2, 4 3 1 2। कोई विकल्प है? 4 3 1 2 है, ऑप्शन डी है इसमें ना। आइए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? फिर नहीं आया ना। चूड़ियां पहनना स्वीकार कर दिया, धोबी ने कपड़ा धोना मना नहीं किया, करते रहे। बंगाल में गणपति शिवाजी त्योहार प्रचार हुआ, अमर सोनार बांग्ला रविंद्र ने लिखा। प्रश्न देख लिए, उत्तर मार दीजिए, ज्यादा नहीं सोचिए। आइए हम लोग अब देख लेते हैं। महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियां पहनना स्वीकार कर दिया था। हाँ सही बात है, लोगों ने कहा हम विदेशी दास्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, चूड़ियां नहीं पहनेंगे। धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया था, ये गलत है, धोने से मना कर दिया था विदेशी कपड़ों को, समझ रहे हैं। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी में प्रचार, हाँ गणपति शिवाजी का प्रारंभ किया गया। अमर सोनार बांग्ला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के दौरान ही लिखा था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बी है, इसी को जिसने लगाया है उनका उत्तर सही है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आइए, खेती में सुधार के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जैसे खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बताएं। दीवान अमीर कोही, दीवान अमीर कोही सरल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना थोड़ो है भाई, फटफट लगाना है आपको ना। सी है, और परीक्षा में जाने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ के मत जाइएगा, कोई नहीं कोई क्वेश्चन वहां से टपक जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए आपको मोहम्मद बिन तुगलक को जरूर पढ़ के जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर देना। परती, पोलज, पंजर, चांचर, ये सब जो है भूमि अकबर के समय लगान की वसूली के लिए भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, उन्हीं के नाम दिए हैं। हाँ, और ये जो है पुराना प्रश्न है, उसी प्रश्न को यहाँ पर कॉपी किया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और इस तरह के प्रश्न आप सही कर ले जाएं, समझ रहे हैं। तो चलिए, परती क्या है? भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं गई है। पोलज क्या है? लगभग प्रतिवर्ष सबसे अच्छी भूमि होती है पोलज। बंजर, बंजर भूमि है। चांचर क्या है? 3 वर्ष से अधिक तक इस पर खेती नहीं हो रही है। हाँ, तो परती में 2 हो गया, पोलज में 1 हो गया ना, और उसमें 3 और 4, 2 1 3 4 इसमें होगा, 2 1 3 4 है, बी वाला इसमें सही कर दीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरूनबीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? वह शासन को पत्र व्यवहार मदद करता था, वह आयोजन प्रबंधक था, वित्त मंत्री था, हाँ? कोई नहीं। शुरूनबीस ना, या सुमंत, शुरूनबीस पत्राचार का काम करता था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। और शिवाजी के समय अष्टप्रधान, समझ रहे हैं, सारे नौबत सेनापति हो गया, दबीर के बारे में, हाँ, पेशवा के बारे में, इन सब के बारे में, न्यायाधीश के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, सूची फर्स्ट सेकंड है दिया गया है, सुमेलित करना है और कूट के आधार पर उसके उत्तर देने हैं। कलाकार हैं मुगल काल के, उनकी उपाधियां क्या दी गई हैं, ये हैं अबुल समद है, अबुल हसन है, कश्मीर के मोहम्मद हुसैन है, उस्ताद मंसूर हैं। बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? देख लीजिए, अब्दुल समद को सीरी कलम, सीरीन कलम, समझ रहे हैं। अबुल हसन नादिर उज्जमा जहांगीर ने दिया था। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन को जरी कलम थे और उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्त्र थे, समझ गए। अबुल समद क्या थे? सीरी कलम 3। अबुल हसन क्या थे? नादिर उल जमा 4। मोहम्मद हुसैन क्या थे? जरी कलम 1। उस्ताद मंसूर क्या थे? नादिर उल अस्त्र 2। 3 4 1 2, ये देखिए ऑप्शन सी हमारा ये सही है। 3 4 1 2, समझ गए। आइए क्वेश्चन है 57, उत्तर मेरु अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासन काल से संबंधित है? इसी प्रश्न को सीधा सीधा पूछा जा सकता था कि स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस शासक के अभिलेख से मिलती है ना, तो आप क्या करते? परांतक प्रथम को मार देते। अब ये इसी को घुमाया है तो इसका भी उत्तर परांतक प्रथम होगा, परांतक चोल है, तो डी वाला विकल्प इसमें आपका सही होगा, समझ गए। आइए देखिए, गुप्तकालीन मंदिर हैं, सुमेलित करना है और कूट में सही उत्तर देना है। दशावतार, शिव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, और कहां पर हैं, किस स्थल पर, बताएं। देख लीजिए एक बार, देख करके बताइए उत्तर सही कौन सा होगा इसमें। चलें, दशावतार ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रसिद्ध है, भूमरा का शिव मंदिर प्रसिद्ध है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर प्रसिद्ध है और नचना कुठार का पार्वती मंदिर प्रसिद्ध है। मतलब 4 ना 3 2 1, 4 3 2 1, देखिए डी में है, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 59, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, पृथ्वीसस, बताइए। गुरुत्वाकर्षण को सिद्धांत को न्यूटन से पहले किस भारतीय विद्वान ने दिया था? गुप्तकालीन विभूति हैं ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन 20 में सही है। आर्यभट्ट बराहमिहिर में कंफ्यूज करेंगे तो एक प्रश्न का नुकसान हो जाएगा और दूसरे प्रश्न में जाकर के 0.33 काट लेगा, समझ रहे हैं। प्रश्न सृष्टि है, कनिष्क कला एवं साहित्य का एक महान संरक्षक था, निम्न कौन से व्यक्ति उसकी राज्यसभा को शोभायमान करते थे? अशोकेश, पार्श, वसुमित्र चरक, अशोघोष, नागार्जुन, नागसेन, वसुमित्र, अशोघोष, पार्श, हेमचंद, नागार्जुन, बताइए। आज इस मॉडल पेपर का 60 क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर
ए होगा विकल्प, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, चरक। दूसरे में आएंगे तो नागसेन जो है इनके समय का नहीं है। तीसरे में आएंगे तो हेमचंद्र नहीं है। चौथे में आएंगे तो हेमचंद्र नहीं है, कुषाण शासक कनिष्क के काल के ना। इस तरह से हम लोगों ने आज दूसरा मॉडल पेपर किया है। इस मॉडल पेपर से आपको निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किस तरह का प्रश्न बनाया जा रहा है उसके बारे में पता चल ही गया होगा। आप लोग जो है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका विस्तार करवाइए। साथ में इन प्रश्नों को करते हुए अभी भी समय है, क्योंकि परीक्षा आपकी 17 जनवरी 2026 को है, अभी भी समय है। अपने रिवीजन को बढ़ाइए, प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। मॉडल पेपर आपको मिल ही रहा है और सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।